नमस्कार किसान भाइयों, मैं भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान से डॉक्टर अनुज कुमार, प्रधान वैज्ञानिक कृषि विस्तार बात कर रहा हूं। पूरे देश में इस समय अगर आप देखें तो गेहूं की बिजाई बहुत ज़ोरों से चल रही है और जैसा कि हमारा रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से 25 अक्टूबर से खास करके उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जिसमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कुछ राजस्थान का भी हिस्सा आता है, यहाँ पर बिजाई शुरू हो चुकी है बहुत तेज़ी से। और पूर्वोत्तर भारत में और पूर्वी भारत में अभी बिजाई जोर पकड़ने वाली है, मुझे लगता है, जहाँ पे बिजाई अमूमन 10 नवंबर के बाद लोग शुरू करते हैं। और वहाँ पे कुछ लो लाइन एरिया है जहाँ पे बिजाई थोड़ी देर से होती है। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जो इतनी अच्छी परफॉर्म कर रही हैं किसान के खेतों में, बहुत अच्छे पैदावार दे रही हैं, लेकिन उनके बिजाई के समय का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। और हम लोग अगर बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है बिजाई की तिथि का तय करना। और हमारी रिकमेंडेशन है कि अगर पूरे भारत की बात करें तो जो नवंबर का पहला पखवाड़ा है, अगर आप उसमें बिजाई करते हैं तो सबसे अच्छी पैदावार आपको मिलती है। जैसे जैसे आप विलम्ब करते जाएंगे वैसे वैसे पैदावार आपकी घटती जाती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी बिजाई किसी भी तरीके से 25 नवंबर से देरी से ना हो जो समय से बिजाई की है। उसके बाद अगर आपको पछेती बिजाई करनी है तो पछेती बिजाई के लिए किस्में अलग हैं और उसका रिकमेंडेशन भी है कि आप 25 नवंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक बिजाई कर सकते हैं। समय बदल रहा है, मौसम बहुत जगह अनुकूल आ चुका है, टेम्परेचर आ रहा है और आप बिजाई के लिए तैयार भी हैं और अपना अपना बीज का आपने व्यवस्था कर लिया है। बस आपको ध्यान रखना है कि समय से बिजाई कर दें, बीज का उपचार करें, समय से खाद और पानी लगाएं और जो भी समसामयिक क्रियाएं हैं जिसमें खरपतवार का नियंत्रण है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और जैसे जैसे समय आता जाएगा अलग अलग बुलेटिन के माध्यम से हम आपको आगाह भी करेंगे, आपको सूचित भी करेंगे कि आपको कौन कौन से कृषि कर्म और करने हैं गेहूँ की फसल में। लेकिन निश्चित तौर पे अभी बिजाई का समय है, इसलिए आप अपने भी जितने भी अच्छे स्रोत हैं वहाँ से अगर आपने बीज नहीं लिया है तो आप बीज लेकर के अपने बिजाई का काम शुरू कर लीजिए। कुछ किस्मों का भी नाम बता दीजिए जो हाँ, मतलब जैसे इस क्षेत्र में खास करके उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र की बात अगर करें तो इस क्षेत्र में सबसे अच्छी किस्म अभी जो चल रही है वो है DBW 303 जो करण वैष्णवी के नाम से है। इसके अतिरिक्त DBW 222, DBW 187 है। ये 3 किस्में तो बहुत अच्छे से सारे क्षेत्र में है भी अवेलेबल, इसका बीज भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त 2 किस्में और हमारे संस्थान ने विकसित की है जो DBW 327 और 332। इसका बीज बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं था इस बार सीड चेन में, लेकिन आने वाले वर्षों में हो जाएगा। 3 किस्में और अनुमोदित की जा रही हैं अभी 370, 371, 372 जो आने वाले समय में आपको उपलब्ध होंगी। इसके अतिरिक्त जो हमारा पूरा का पूरा पूर्वी क्षेत्र है वहाँ के लिए DBW 187 और DBW 222 ये 2 किस्में हैं जो अनुमोदित भी हैं। इसके अतिरिक्त जो 2 किस्में और थोड़ी पहले की हैं जिसमें HD 2967 और HD 3086 है, इसको भी लगाकर किसान अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकता है। मध्य भारत के लिए भी हमारी एक अच्छी किस्म जो 187 है जिसको पैन इंडिया वैरायटी भी हम कह रहे हैं कि पूरे भारत के लिए हमने इसको रिलीज़ कर दी है, तो 187 उस क्षेत्र के भी किसान लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त GW सीरीज़ की 366 है, 322 है, इसको भी लगा सकते हैं। कठिया की भी कुछ वैरायटी पूसा तेजस के नाम से आती है, आप उसको भी लगा सकते हैं। तो बहुत सारी किस्में आपके पास अवेलेबल हैं। हमारे वेबसाइट पे भी इनकी सूचना रखी गई है, हर क्षेत्र की अलग अलग प्रजातियां हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना है। एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर बहुत बार हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का किसान हमको फ़ोन करता है कि हमको 303 दे दीजिए या हमको 327 दे दीजिए, तो इस तरह की किस्में जो हमने खास करके उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के लिए अनुमोदित की हैं, ये मध्य क्षेत्र के लिए किस्में नहीं हैं। यानी पंजाब, हरियाणा, यूपी के कुछ हिस्सों के लिए है। हाँ बिल्कुल, इस तरह की किस्म अगर हम इस क्षेत्र से उस क्षेत्र में लेकर के जाते हैं तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसकी रोगरोधिता का ध्यान हम इस क्षेत्र में रखते हैं लेकिन दूसरे क्षेत्र में वो नहीं आती हैं, तो उस पर काम नहीं होता है। तो अगर यहाँ से कोई किस्म उस क्षेत्र में चली जाती है तो उसमें भूरा रतुआ, काला रतुआ आ सकता है, या वहाँ की किस्म कोई किसान यहाँ लेके आ जाता है तो यहाँ पीला रतुआ आ जाएगा। तो आप निश्चित तौर पर जो अनुशंसित किस्में हैं जो भी हमारी, आप उसी को लगाएं अपने क्षेत्र में तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत सी जानकारी। सर एक चीज़ और बता दीजिए, बहुत सारे जो किसान हैं अभी भी बड़े पैमाने पे छिड़काव से बुआई करते हैं, तो मशीन और छिड़काव में थोड़ा अंतर बता दीजिए क्यों? बहुत अंतर है। मुझे लगता है मशीन की बिजाई करने से आप एक तो पंक्तिबद्ध बिजाई करते हैं, लाइन से लाइन की दूरी आप मेंटेन करते हैं, पौधे से पौधे की दूरी भी आप मेंटेन कर पाते हैं। बीच में स्पेस होने की वजह से क्या होता है कि उसमें हवा का प्रवेश भी अच्छा से होता है, सूरज की रोशनी भी बहुत अच्छे से पड़ती है और जो प्लांट पॉपुलेशन 1 स्क्वायर मीटर में करीब 200 से 250 होना चाहिए वो भी हम मेंटेन कर पाते हैं। छिट्टा मार करके बिजाई करने पे क्या होता है कि एक अंदाजे से बिजाई होती है, कहीं आपका बीज ज़्यादा पड़ता है, कहीं कम पड़ता है, कहीं प्लांट पॉपुलेशन 1 स्क्वायर मीटर में ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं कम भी हो सकता है। दूसरी बात ये होती है कि बिजाई करने के बाद हम कल्टीवेटर से उस पर मिट्टी चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद पाटा लगाते हैं, तो
तो कई बार कोई बीज गहरा चला गया, कोई बीज ऊपर रह गया, तो किसी की सेटिंग नीचे हो रही है, किसी की ऊपर हो रही है, किसी का जर्मिनेशन प्रॉपर नहीं होता है, तो इस वजह से गिरने की संभावना हो सकती है जब उसमें दाने भरने लगें। और आजकल की जितनी भी किस्में हमारी हैं जिसमें उत्पादन क्षमता बहुत अच्छी है, जिसमें 28, 30, 32 क्विंटल तक देने की क्षमता है, इन किस्मों के लिए तो निश्चित तौर पे आपको ड्रिल से ही बिजाई करने की आवश्यकता है। एक जिक्र और मैं करना चाहूँगा, आजकल खास करके जो ताप रोधिता की बात आ रही है कि हमारे यहाँ हीट वेव्स बहुत चलने लगे हैं। पिछले साल मार्च 15 के बाद बहुत गर्म हो गया था, मार्च का महीना 38-39 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया था। तो इस किसे भरपाई अगर आप उभरना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छी जो तकनीक है वो तो है कि आप एक समय से बिजाई करें, कि किसी भी प्रजाति को अगर 145 दिन चाहिए, 150 दिन चाहिए तो वो उसको मिलेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की तरफ थोड़ा बढ़ना चाहते हैं, अगर आप पराली रख के और उसके अंदर सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, हैप्पी सीडर से बिजाई करते हैं, तो अगर पराली ज़मीन के अंदर पड़ी हुई है तो निश्चित तौर पे जो खेत के जड़ क्षेत्र में, जो पौधे का जड़ क्षेत्र है, वहाँ तापमान कम रहता है और इसकी वजह से उसका प्रभाव कम पड़ता है। तीसरी जो आवश्यकता होती है वो ये होती है कि अगर आप स्प्रिंकलर से किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत फव्वारा विधि से अगर पानी दे सकते हैं जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है, तो वो भी कारगर साबित हो सकता है। और लाइट इरिगेशन आप दे सकते हैं, अगर आप फव्वारा विधि से नहीं कर सकते हैं तो शाम के समय या सुबह के समय जब हवा नहीं चल रही हो तो हल्की सिंचाई अगर आप कर देते हैं तो इससे भी बहुत हद तक जो ताप का प्रभाव है उसको कम किया जा सकता है। सर लास्ट वो भी जानना चाहेंगे, अभी जैसे बुआई चल रही है या होने वाली है, तो जो खरपतवार है, खासकर जो लाइन से बुआई करते हैं, वो खरपतवार पे एक हद तक नियंत्रण करते हैं, उनके लिए क्या आपका सुझाव है? खरपतवार एक बहुत बड़ी समस्या है मुझे लगता है, और आज के समय में मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। खास करके मंडूसी का जो प्रकोप है देश के विभिन्न हिस्सों में बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि बिजाई के पहले इसकी प्लानिंग की जानी चाहिए। बहुत सारे किसान जो है बिजाई कर देते हैं, उसके बाद भटकते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे खरपतवार, और मुझे लगता है जो पायरोक्सासल्फोन करके है, जो केमिकल है जिसका स्प्रे हम करते हैं, वो जो केमिकल है वो इतना प्रभावी है, और उसका स्प्रे भी आपको करना है 3 दिन तक, बिजाई करके 3 दिन तक, यानी कि प्री इमरजेंस है ये। तो ये ही सबसे ज़्यादा कारगर है। 3 दिन के अंदर कभी भी आप स्प्रे कर सकते हैं। बिजाई किया उसके तुरंत बाद कर सकते हैं, अगले दिन, 3 दिन तक कर सकते हैं। तो ये सबसे प्रभावी आज के डेट में खरपतवार नाशी है। तो कई बार किसान अब बाद में पूछता है, तो जो बहुत सारी केमिकल ऐसे थे जो खरपतवार के नियंत्रण करते थे या मंडूसी का नियंत्रण करते थे, वो प्रभावी नहीं थे, उनसे नियंत्रण नहीं हो रहा था, लेकिन अब आपके पास विकल्प नहीं बचता है। तो खरपतवार के नियंत्रण की भी तैयारी आपको बिजाई के साथ साथ करनी है। आपको पूछना है हमसे या आपके आसपास जो भी वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र में विशेषज्ञ हैं, उनसे पूछिए कि हमारे खेत में पिछले साल इस तरह के खरपतवारों का प्रकोप था, और उसके हिसाब से आप प्रबंधन करें। और फिर भी अगर आप नहीं कर पाए हैं तो अगर आप बिजाई के बाद करना चाहते हैं तो उसके लिए 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपको 30 से 35 दिन पे स्प्रे करना है। आपको दवाई पूछ करके, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, मैं उनका नाम डिटेल अभी नहीं जाऊँगा, जब समय होगा तो आपको बताया जाएगा, या नहीं तो हमारे साइट पे भी बहुत सारी जानकारी इसकी पड़ी हुई है। दूसरा है आपको जो उसमें खरपतवार नाशी की मात्रा है उसका ध्यान रखना है। पानी जो है 130 से 150 लीटर रखना है आपको, और जो स्प्रे का कवरेज है उसमें फ्लैट फैन नोजल का आपको इस्तेमाल करना है ताकि आपका स्प्रे बहुत एकसार हो सके। आजकल बहुत सारे बूम स्प्रेयर आए हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तो आपका प्लानिंग कैसा होना चाहिए, फिर आपका दवाई कौन सा होना चाहिए, और फिर आपके स्प्रे की तकनीक कौन सी होनी चाहिए। इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत हद तक खरपतवार से नियंत्रण पा सकते हैं। एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि जिस खेत में खरपतवार की बहुत ज़्यादा समस्या होने लगी है, आप कृपया करके उसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे आवश्यक है कि आप क्रॉप रोटेशन पे जाएं, फसल चक्र अपनाएं। उसमें बरसीम की फसल लगा दें, कोई चारे की फसल लगा दें, गन्ने की फसल लगा दें। 1-2 साल अगर आप फसल चक्र अपनाएंगे तो अपने आप कुछ ऐसे खरपतवार हैं जो अपने आप नष्ट हो जाते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ मैं आपको देना चाहता था। बीच में फिर इसी प्लेटफॉर्म पे हम आएंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।